नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए ये संख्या चैप्टर लेके आया हूँ और ये मैं आज 5th क्लास की ये गणित ज्ञान है दोस्तों। इस गणित ज्ञान में पहला अभ्यास दे रखा है, संख्याओं से संबंधित चैप्टर दे रखा है। आज से हम इस 5th क्लास की जो गणित ज्ञान है बुक है, इसके अभ्यास जो दे रखे हैं हम सारे अभ्यासों को बारी बारी से करते रहेंगे और इस पुस्तक से किस किस प्रकार से आपसे बड़ी बड़ी क्लासों में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो मेरा आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को लाइक बता सकते हैं, भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है मेरा दोस्तों संख्याएं। संख्या क्या होती है? आप देखते होंगे कि संख्या अनंत प्रकार की होती है। जैसे मैं समझाने की कोशिश करूँ कि 0 से 0 1 2 3 4 5 6 ये इनफाइनाइट तक संख्या चली जाती है मेरी दोस्तों, इनफाइनाइट तक संख्या चली जाती है। और मैं समझाने की कोशिश करूँ तो 0 से लगा के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 से लगा के 9 तक के अंकों से, 0 से लगा के जो संख्याएं मेरी दे रखी हैं उन अंकों से हम बड़ी से बड़ी संख्या को बना सकते हैं। और इन्हीं संख्याओं से हम सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सारी संख्याएं से ही हम अलग अलग प्रकार से इनको देख सकते हैं। तो इसमें ये सम संख्या क्या होती है दोस्तों, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो हम पहले सम संख्या को दोस्तों लेते हैं। सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं। सम संख्या जैसे मैं कहूँ यहाँ पे, क्या 2 सम संख्या है? हाँ है। 2 से विभाजित होने का अर्थ है भाग देना। उस संख्या में जो संख्या दे रखी है उसमें भाग देना। 2 संख्या में 2 का भाग जाता है? हाँ जाता है। 4 में? हाँ जाता है। 6 में? हाँ जाता है। 8 में? 10 12, ये इनफाइनाइट तक हम संख्या ले जा सकते हैं। अब हम कहें विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या वे संख्याएं जिनमें 2 से भाग न जाए, जो संख्या है वे संख्याएं, जो संख्याएं जो हम कह सकते हैं वे संख्याएं जिसमें 2 से भाग ना जाए विषम संख्या कहलाती है। क्या इसमें 1 में 2 से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। 3 में जा रहा है? नहीं जा रहा है। 5 में, 7 में, 9 में, 11 में, 13 में, ये हमारी कैसी संख्या होंगी? विषम संख्या होंगी। और दोस्तों यहीं आपसे एक प्रश्न बनता है कि सम संख्या और विषम संख्या का अंतर पूछा जाता है कि सम संख्याओं का अंतर कितना होता है? हमेशा 2 होता है दोस्तों। कैसे अंतर कैसे निकालते हैं हम? अंतर दोस्तों क्या होता है? हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। मतलब 4 में से, जब 4 में से छोटी संख्या 2 को घटाएंगे तो मेरा अंतर कितना हो जाएगा? 4 में से मैं 2 को घटाऊंगा तो कितना है दोस्तों? 2 आएगा। यहाँ पे 2 आ गया। अब मैं कहूँ सम संख्या, 6 में से 4 को घटाएंगे कितना अंतर आएगा? 2 आएगा। 8 में से 6 को घटाएंगे 2 आएगा। 10 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा? 2। वैसे ही हम ये कहें कि विषम संख्या, जो विषम संख्या मेरी होती है उनका भी अंतर दोस्तों 2 ही होता है। मैं यहाँ पे अंतर का मैंने बात कही थी कि हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाया जाता है। अंतर में क्या होता है? बड़ी संख्या में से बड़ी संख्या होगी माइनस छोटी संख्या होगी। छोटी संख्या हमेशा, जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे आप तो क्या निकल के आ जाएगा? आपका अंतर निकल के आ जाएगा दोस्तों, है ना। फिर जैसे मैं यहाँ कहूँ कि विषम संख्या में से, मतलब 3 में से
आप 1 को घटाओगे 2 आएगा, 5 में से 3 को घटाओगे 2 आएगा, 7 में से 5 को घटाओगे 2 आएगा, 9 में से 7 को घटाओगे 2 आएगा, 11 में से 9 को घटाओगे 2 आएगा। तो आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि सम संख्या का अंतर भी 2 होता है और विषम संख्या का भी अंतर 2 होता है। समझ गए होंगे दोस्तों। मैं ये कहूँ अब आपको सम संख्या पहचाननी कैसे है, ये सम संख्या है, सम संख्या को पहचानना, सम संख्या को पहचानना। सम संख्या को पहचान कैसे पहचानेंगे आप? जब भी दोस्तों, जब भी आपके इकाई के स्थान पे, कहाँ पे, इकाई के स्थान पे, आपके इकाई के स्थान पे दोस्तों क्या आ जाए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए और 0, जब भी इकाई के स्थान पे 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, तो हम क्या पहचान सकते हैं कि वो कैसी संख्या है, वो सम संख्या है मेरी। कैसी संख्या है? सम संख्या है। जैसे मैं यहाँ पे समझा और जैसे मैं आपसे पूछूं क्या 14 मेरी सम संख्या है, क्या 2 मिला यहाँ पे? हाँ, ये मेरी सम संख्या है, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है कि जब भी इकाई के स्थान पे 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, तो वो संख्या सम संख्या होती है। कैसी संख्या होती है दोस्तों? सम संख्या होती है। जैसे मैं कहूँ आपसे 324, यहाँ पे ये सम संख्या है या विषम संख्या है? आप कैसे पहचानेंगे दोस्तों? मैं इकाई का अंक देख लूँगा कि यहाँ पे कितना इकाई का अंक 4 है, तो 4 मेरा सम संख्या होती है या विषम संख्या होती है? तो सम संख्या होती है दोस्तों। मैंने 4 पहचान लिया। अब आप बताइए यहाँ पे 171 सम संख्या है या विषम संख्या है? तो आपने यहाँ पढ़ रखा है कि वे संख्या जिनके इकाई के स्थान पे 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, तो वो सम संख्या होती है। अदरवाइज कोई संख्या आपको दिखाई देगी तो विषम संख्या में चली जाएगी। तो ये मेरी यहाँ पे विषम संख्या नहीं है। समझ में आया दोस्तों? अब मैं विषम संख्या, अब विषम संख्या की पहचान कैसे करेंगे? विषम संख्या को पहचानना कैसे पहचानेंगे? विषम संख्या को पहचानना है ना दोस्तों। अब जैसे इकाई के स्थान पे कितना आ जाए दोस्तों? 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, तो आप क्या कह देंगे, कैसे पहचान लेंगे? इकाई के स्थान पे आपको 1 मिल जाए, 3 मिल जाए, 5 मिल जाए, 7 मिल जाए, 9 मिल जाए, तो वो संख्या कैसे हो जाएंगी? कैसी संख्या कहलाएंगे? विषम संख्या कहलाएंगे दोस्तों। कैसी संख्या हम पहचानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जैसे मैं लिख दूँ आपसे, ये बताइए दोस्तों, ये सम संख्या है या विषम संख्या है? तो आप कह देंगे यहाँ पे इकाई का अंक 9 आ रहा है, तो ये कैसी संख्या है? विषम संख्या में चली जाएगी दोस्तों। कैसी संख्या है? विषम संख्या है। आगे जैसे मैं और मैं संख्या लिखूं जहाँ पे 221, 221 हमारी सम संख्या है या विषम संख्या है? तो आप यहाँ पे पहचान रहे हैं कि इकाई के स्थान पे 1 मिल रहा है, तो हमारी कैसी संख्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। आप आई होप दोस्तों कि समझ गए होंगे कि सम संख्या और विषम संख्या को किस प्रकार पहचाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये संख्याओं से संबंधित टॉपिक था, वो कंप्लीट हुआ। आगे हम देख रहे हैं, अगली हेडिंग होगी मेरी इसी में कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अगली हेडिंग है इसमें दोस्तों, भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। संख्या का टॉपिक ही चल रहा है मेरा दोस्तों। कैसे? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या ये क्या होती है दोस्तों? भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ये क्या है? कैसे पहचानेंगे ये भाज्य है या अभाज्य है? तो वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं? वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, क्या कैसी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ 4 के गुणनखंड करना है। छोटी क्लासों में इस प्रकार करते हैं दोस्तों, ये 4 है,
4 के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार करूँगा ना मैं, यहाँ पे कितना 2 से भाग दूंगा, 2 दूनी 4, 2 एक 2, तो इसके 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए 2, 2, 1। ये मेरे 4 के अभाज्य गुणनखंड हो गए, होगा ना दोस्तों। हाँ, और वहीं मैं ये कहूँ कि 4 के कितने अभाज्य कितने गुणनखंड है यहाँ पे, तो आप बता देंगे इसके 3 गुणनखंड है, 4 के 3। और मैं ये कहूँ, और मैं शॉर्ट ट्रिक से और पहचानने की कोशिश करूँ कि वे संख्या वह संख्या या वे संख्या है जो, सॉरी दोस्तों, भाज्य संख्या, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है उन्हें भाज्य संख्या के अंतर्गत रखा जाएगा। और यहाँ पे ये कहूँ मैं कि एक प्रतीक संख्या का गुणनखंड होता है और संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। जब हम गुणनखंड किसी भी संख्या का गुणनखंड करते हैं तो स्वयं संख्या एक गुणनखंड होती है और एक प्रतीक संख्या का गुणनखंड होता है। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे एक संख्या 4 का एक गुणनखंड है, हाँ है, 2, 3, 4। अब मैं यहाँ पे ये कहूँ, इसके हम संख्या पहचान भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या। दोस्तों अभी मैंने कहा था वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं कैसी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, सॉरी भाज्य संख्या कहलाती है। यहाँ पे प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है एक, हाँ एक जो है 4 का एक गुणनखंड है, हाँ है, और 2 जो है 4 का गुणनखंड है, हाँ है, ये मेरा मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे और मैं ये कहूँ क्या 3 का भाग 4 में जा रहा है, पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो 3 जो है 4 का गुणनखंड नहीं है। अब मैं कहूँ कि संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है, क्या होती है, संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है, तो इसके 3 गुणनखंड हो गए दोस्तों। कितने गुणनखंड हो गए, इसके 3 गुणनखंड हो गए आपके 3। जब 3 हमने ये कहा था कि भाज्य संख्या जब पहचानेंगे तो वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, अब यहाँ पे दोस्तों पहचानो, ये अभाज्य संख्या में बाद में लिख दूंगा। यहाँ पे 4, 5, 6 और ये 7, ये 8 मैंने यहाँ पे लिखा था। इसको मैं पहचान रहा हूँ ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो मैंने कहा था एक प्रतीक संख्या का गुणनखंड होता है, हाँ होता है। गुणनखंड का अर्थ उस संख्या में कि जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं, उस संख्या से क्या पूरा पूरा भाग जा रहा है, ये पहचानना होता है दोस्तों। 2, 3 से जाएगा भाग, नहीं जाएगा, 4 से, फिर 5 से। मैंने कहा एक प्रतीक संख्या का गुणनखंड होता है ना। क्या 2 से 5 में भाग गया पूरा पूरा, नहीं गया। क्या 5 का 2 गुणनखंड होगा, नहीं होगा। क्या 3 का भाग पूरा पूरा 5 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ये मेरा 3 5 का गुणनखंड नहीं है। ये क्या 4 का भाग पूरा पूरा 5 में जा रहा है, नहीं जा रहा है। क्या 4 का गुणनखंड 5 का है क्या, नहीं है। फिर मैंने ये कहा कि स्वयं संख्या जो संख्या जो दे रखी होती है वो स्वयं का एक गुणनखंड होती है। क्या होती है दोस्तों, एक गुणनखंड होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या हो गया, इसके मात्र 2 गुणनखंड मिले, 1 और 5 गुणनखंड मिले। मैंने कहा था वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड मिले तो भाज्य संख्या होगी। तो मेरी 5 ये भाज्य संख्या नहीं है। अब मैं 6 को चेक करता हूँ, इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या एक प्रतीक संख्या गुणनखंड होता है, हाँ है, ये हो गया। 2 का भाग 6 में जाएगा, हाँ जाएगा, ये मेरा गुणनखंड है। 3 का भाग 6 में जाएगा, हाँ जाएगा, ये मेरा 6, 3 जो है 6 का गुणनखंड है। क्या 4 का पूरा पूरा भाग 6 में जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं है। 5 का जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं हुआ। 5 6 का गुणनखंड नहीं है। 6 क्या संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है, हाँ होती है। तो इसके गुणनखंड कितने मिल गए दोस्तों, हमें 3 और 1 4, इसके 4 गुणनखंड मिल गए। तो ये हमारी, मैंने ये कहा था
कि संख्या वे संख्या जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं संख्या कैसी कहलाती है, हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। आई होप दोस्तों समझ गए होंगे। मैं फिर ये कहूँ यहाँ पे कि 8 के गुणनखंड करके देखें। प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है, हाँ होता है। एक के बाद कितना आता है, 2 आता है। क्या 2 से 8 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है, 2 एक गुणनखंड है। 3 आता है, 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। 4 का, दोस्तों मैं यहाँ संख्या लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पहचानने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों हम। ये 8 का एक का भाग 8 में जाएगा, हाँ जाएगा। क्या हुआ, जाएगा। 2 का भाग जाएगा, हाँ। 3 का जाएगा, नहीं। 4 का जाएगा, हाँ। 5 का जाएगा, नहीं। 6 का जाएगा, नहीं। पूरा पूरा जाना चाहिए भाग तो 7 का, नहीं। 8 का, हाँ। तो यहाँ पे इसके एक गुणनखंड, 2 गुणनखंड, 3 गुणनखंड और ये 4 गुणनखंड। तो मेरी कैसी संख्या है, 8 कैसी संख्या है, तो भाज्य संख्या है दोस्तों। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है मेरी, ठीक है। आई होप के भाज्य संख्या समझ गए होंगे। इसी का हम अभाज्य संख्या समझते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, वे संख्याएं जिनके मात्र 2 गुणनखंड होते हैं। वे संख्याएं जिनके मात्र 2 गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्या कहलाती है। मैंने संख्या लिखी दोस्तों 1 3 5, मैं विषम संख्या लिख रहा हूँ दोस्तों अभी कुछ, अब फिर 7, फिर 9, यहाँ पे 11, यहाँ पे 13, मैंने विषम संख्या लिखी है। यहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये सम संख्या, क्या सारी सम संख्याएं विषम संख्या अभाज्य संख्या होती है, क्या सारी विषम संख्या जो होती है क्या अभाज्य संख्या होती है, तो नहीं होती है दोस्तों। यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक आपसे पूछा जाता है कि एक क्या भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, आपसे पूछा जाता है कि एक क्या भाज्य संख्या है अभाज्य संख्या है, तो ना तो एक भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य संख्याओं की जो परिभाषा कहती है वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनके मात्र 2 गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है। तो एक जो है एक का गुणनखंड एक ही होता है, एक स्वयं का गुणनखंड होता है दोस्तों। संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है और संख्या एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड, तो यहाँ पे एक ही मिला ना, तो ये न तो भाज्य है ना अभाज्य है। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम, ये 3 जो है क्या मेरी भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, मैं पहचानूंगा यहाँ पे 3 1 2 3, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, हाँ है। क्या 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, नहीं जा रहा है। 3 का जा रहा है क्या, हाँ 3 में एक बार चला जाएगा ना पूरा पूरा। तो प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है, संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है। इसके कितने गुणनखंड मिले, 2, तो कैसी संख्या हो गई, जिन संख्याओं को 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते हैं तो वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 5 लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5, ठीक। क्या 1 का भाग जाएगा, हाँ जाएगा। 2 का जाएगा, नहीं। 3 का जाएगा, नहीं। 4 का, नहीं। 5 का, हाँ 5 का भाग 5 में एक बार जा रहा है। तो प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड है, हाँ है। इसके दो गुणनखंड मिले हैं, 1 और 5, तो कैसी संख्या 5 हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। मैं कहूँ यहाँ 7, मैं ये लिख लेता हूँ दोस्तों, मैं 7, ये 7 1 2 2 3 4 5 6 7, इसके गुणनखंड करना हो। 1 का प्रत्येक संख्या गुणनखंड होता है, हाँ
2 से भाग पूरा पूरा जा रहा है, भाग गुणनखंड करने का अर्थ है भाग देना किसी संख्या में। 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, नहीं। 3 का जा रहा है पूरा पूरा भाग, नहीं। 4 का जा रहा है, नहीं। 5 का जा रहा है, नहीं। 6 का जा रहा है, नहीं। ये 7 का जा रहा है, हाँ। मैं दोस्तों यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, ये संख्या हमें अपने दिमाग में करनी होती है गुणनखंड। क्या जो संख्या मेरी दे रखी है, क्या उसकी मात्र 2 ही गुणनखंड मिल रहे हैं, किसी और अदर संख्या से नहीं भाग जा रहा क्या? अगर नहीं जा रहा होगा, मात्र 2 गुणनखंड हो गए, तो वो अभाज्य संख्या कहलाएगी, अन्यथा भाज्य संख्या कहलाएगी। अन्यथा भाज्य संख्या 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए तो। इसके मात्र 2 गुणनखंड मिले, 1 और 7। 1 और 7 गुणनखंड मिले ना, तो मात्र 2 ही तो मिले। तो जब जिस संख्या के मात्र 2 गुणनखंड होते हैं, वो अभाज्य संख्या कहलाती है दोस्तों। आई होप समझ होंगे। अब मैं 9 लेता हूँ, क्या मेरी 9 भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है दोस्तों, आप बताइए। तो चलो इसे भी देखते हैं। इसके मैं गुणनखंड लिख रहा हूँ, आप 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके देखिए दोस्तों, एक प्रतीक संख्या गुणनखंड होता है, हाँ है। मेरा 1 हो गया, क्या 2 से भाग पूरा पूरा जा रहा है? नहीं, ये नहीं होगा। 3 का जा रहा है इसमें, हाँ ये 3 का जा रहा है। 4 का नहीं। 5 का भाग पूरा पूरा जा रहा है? नहीं। 6 का जा रहा है पूरा पूरा? नहीं। 7 का नहीं। 8 का नहीं। 9, हाँ 9 का भाग जा रहा है। तो मैंने अभी दोस्तों बताया है, जिस संख्या के मात्र 2 गुणनखंड होते हैं, तो वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन यहाँ पे इसके कितने गुणनखंड मिल गए? इसके तो मुझे 3 मिल गए, एक ये, एक ये, एक ये, एक 2 3। तो 2 से अधिक गुणनखंड मिलने पर क्या कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाएगी दोस्तों। ठीक है, समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक। फिर आपसे 21 पूछा जाएगा। मैं ये कहूँ, आपको 21 बताना है कि 21 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो मैं इसकी पहचानने की कोशिश करता हूँ। अब मैं दोस्तों मन में करूँगा। हाँ, प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है, हाँ होता है। क्या 2 से 21 भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 3 से जाएगा? हाँ 3 से जाएगा। 4 से जाएगा? नहीं। 5 से नहीं। 6 से नहीं। 7 से नहीं। 8, हाँ 7 से 7 21, कितना? 7 7 या 21। फिर 7 8 9 से 9 से 27 नहीं जाएगा। 9 से 10 से 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, हाँ प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है। दोस्तों आपको यहाँ पे 21 के गुणनखंड कितने मिले? 4 मिले ना। जब 2 से ज़्यादा गुणनखंड मिल जाए तो वो भाज्य संख्या है, और मात्र 2 गुणनखंड मिले तो वो कैसी संख्या होती है? वो अभाज्य संख्या होती है। आई होप दोस्तों समझ गए होंगे भाज्य संख्या हम कैसे पहचानें, अभाज्य संख्या कैसे पहचानें। आगे दोस्तों अगली हेडिंग हम लेते हैं, ये समझ गए होंगे दोस्तों। अगली हेडिंग है दोस्तों स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान दोस्तों 2 प्रकार से निकाल सकते हैं हम। 2 प्रकार से पूछा जाता है, एक साधारण वाला और एक दशमलव संख्या का। एक साधारण संख्या का स्थानीय मान पूछा जाएगा, एक दशमलव संख्या का स्थानीय मान पूछा जाएगा। तो पहले हम साधारण वाला करते हैं, उसके बाद दशमलव वाला करेंगे। तो जैसे मेरे पास में संख्या दे रखी होगी 433 दे रखी है, इसका दोस्तों स्थानीय मान पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? स्थानीय मान। तो हम जानते हैं कि ये पहले स्थान पे है, ये दूसरे स्थान पे है, ये तीसरे स्थान पे है। आप इकाई का पहले स्थान पे इकाई का गुणा करते हैं, दूसरे स्थान पे दहाई का गुणा करते हैं, तीसरे स्थान पे सैकड़े का गुणा करते हैं। तो कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ये 3 लिख लेंगे, इकाई के स्थान पे इकाई का गुणा, दहाई के स्थान पे दहाई का गुणा मतलब 10 का गुणा, सैकड़े के स्थान पे 100 का गुणा करते हैं दोस्तों। आप इतनी बात समझ गए होंगे। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे दोस्तों 30 आएगा, यहाँ पे दोस्तों कितना आएगा? 400 आएगा। ये तो हो गया इनका स्थानीय मान। हम शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। ये तो छोटे बच्चे करते हैं, आपको
समझाने के लिए लिख दिया मैंने। यहाँ पे मैं 734 लिखता हूँ, यहाँ पे 734 लिखा है। तो मैं देख रहा हूँ दोस्तों, पहले स्थान पे है 4, ये तो पहले स्थान पे मेरा 4 लिखा हुआ है। जो इकाई के स्थान पे 1 का गुणा करते हैं, और दहाई के स्थान पे मैं संख्या लिख लेता हूँ, ये 3। अब 3 के पीछे कितने अंक लिखे हैं? 1 अंक लिखा है ना, तो 1 0 लगा दो। अगली संख्या मैंने लिखी 7, 7 के पीछे कितने अंक लिखे? 1 2 2, तो 2 0 लगा दो। ये हो गया इनका स्थानीय मान। किसी संख्या का स्थान बदल जाए वही स्थानीय मान है। पहले ये पहले स्थान पे थे, ये दूसरे, फिर तो इस प्रकार इनका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान आप निकाल सकते हैं। अब मैं ये आपसे पूछूं, जैसे मैं 975 की बात करूं, इसका स्थानीय मान दोस्तों आगे और लिख लूँ, ये 9756 का ये आपको स्थानीय मान निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 6 पहले स्थान पे है तो 6, आगे 5 दहाई के स्थान पे है, 5 लिखा मैंने। 5 के पीछे कितने अंक है मेरा दोस्तों? यहाँ पे 5 के पीछे कितने अंक है? 1 अंक है, तो 1 0 लगा दो, 50 हो गया स्थानीय मान इसका। आगे अगली संख्या मेरी 7, 7 के पीछे दोस्तों कितने अंक है? 2 अंक है, 1 2 2 अंक है, तो 2 0 लगा दो, 700 हो गया इसका स्थानीय मान। ये 9 है, 9 के पीछे दोस्तों यहाँ इसे छुपा लो, उसके पीछे देखो 9 के पीछे कितनी संख्या दे रखी है, सॉरी अंक कितने दे रखे हैं? यहाँ पे 3 अंक दे रखे, 1 2 3, तो 3 0 लगा दो। ये मेरा स्थानीय मान निकल के आया, स्थानीय मान निकल के आ गया। यहाँ पे और मैं ये संख्या लिखूँ, जैसे 7936, 7936, इनका मुझे स्थानीय मान निकालना है। तो इसका स्थानीय मान 6, इसका 30 हो जाएगा। 3 के पीछे संख्या 30 लिखी, 3 के पीछे अंक, 3 के पीछे कितने अंक है? तो कितना? 1 अंक है ना, तो 1 0, 7, फिर 9 के पीछे मैंने संख्या 9 लिखी, संख्या 9 के पीछे कितने अंक है? 2 अंक है, तो 2 0 लगा दो। आगे अगला मेरा 7 है, 7 के पीछे दोस्तों कितने अंक है? यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 1 2 3, 3 अंक दिख रहा है ना, तो 3 0 लगा दो। तो ये तो हो गया इनका स्थानीय मान। किसी संख्या का स्थानीय मान इस प्रकार निकाला जाता है। अब हम निकालेंगे दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान। अब दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान किस प्रकार निकालना है? यहाँ देखिए दोस्तों, ये आपसे बड़ी बड़ी क्लासों में भी पूछा जाता है। जैसे टेट, सुपर टेट में आप बैठेंगे तो वहाँ पे दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान आपसे पूछ लेते हैं। जैसे मेरे पास में दे रखा है 325, 325.446। अब इनका दोस्तों पहले हम जिस प्रकार साधारण संख्याओं का क्या निकालते हैं, साधारण रूप से जैसे दशमलव निकालते हैं, तो इधर वाली क्या वैसे निकाल लो। ये इसका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसके संख्या 2 लिखी मैंने, 2 के पीछे कितने अंक हैं? 1 अंक है ना, तो 1 0, ठीक है। 3 संख्या 3 लिखी मैंने, 3 के पीछे कितने अंक हैं? 2 अंक है ना, 1 2 2 अंक है, तो 2 0। इनका स्थानीय मान इस प्रकार निकालेंगे। अब दोस्तों बात आती है कि इन 4 और 6 का स्थानीय मान कैसे निकालें। 4 और 6 का स्थानीय मान कैसे निकालें? तो यहाँ हम आपको और बता दें कि किसी भी संख्या, किसी भी दशमलव को, जैसे 0.4 लिखा हुआ है, अगर दशमलव को आप हटाते हैं तो उसके नीचे क्या, जब दशमलव हटाएंगे तो उसके नीचे 1 0 बढ़ा देंगे। आप यहाँ देखो, समझो कि किसी संख्या के नीचे, अभी दोस्तों क्या ये सिंगल 5 लिखा हुआ है कि इसके नीचे 1 भी है? बताइए। किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ नहीं लिखा है फिर भी 1 लिखा है, अगर हम कहें किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं लिखा है फिर भी 1 लिखा है ना। अब मैं ये आपसे पूछूं, ये 7 के नीचे क्या 1 लिखा है? बताइए। तो हाँ, ये 7 के नीचे 1 लिखा है। जब नहीं भी दिख रहा होता है तो वहाँ भी 1 ही माना जाता है। तो जैसे इसका तो क्या हो गया दोस्तों, 4/10 हो गया। अब दशमलव हट गया ना यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे और कहूँ आपसे कि 0.32, इसको दशमलव को हटाना है मुझे, तो किस प्रकार हटाऊंगा? तो दशमलव को हटाने के लिए संख्या
लिख लो, ये वाली संख्या लिख ली मैंने। अब दशमलव को हटाना है, 2 अंक पीछे से गिनो, कितने अंक बाद दशमलव, 1 2, 2 अंक बाद है। अगर यहाँ पे 32 लिखा हुआ है, इस संख्या के नीचे कुछ नहीं लिखा है, तो क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो 1 लिख लो, है ना दोस्तों। उसके बाद में दशमलव हटाने, कितने अंक बाद दशमलव है, 1 2, तो 2 जितने अंक बाद दशमलव होता है तो उतने अंक क्या नीचे हर में हम लगाते हैं उतने 0, तो 2 0 लगा दो यहाँ पे। अब मेरा ये दशमलव हट जाएगा, तो 32 बट्टी 100। अब मैं यहाँ आता हूँ, मैं ये कहूँ आपसे कि इसका, इस संख्या का, ये अभी दोस्तों भूल जाइए, ये दशमलव 4 मानता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दशमलव मुझे हटाना है, तो क्या करूँगा, दशमलव हटाऊंगा तो किससे भाग करूँगा, 10 से ना। तो इसका मैं क्या लिख दूंगा, 4 बट्टे 10, ये दशमलव हट जाएगा, ठीक है ना। ये 10वां भाग होता है, दशमलव के पीछे वाला 10वां भाग पड़ा जाता है। और उसके बाद में मैं ये कहूँ यहाँ पे, अब मैं इसे 0 मान लो, 4 को 0 मान लेता हूँ, है ना दोस्तों। 4 को अगर 0 मान लूँ, मैं 6 का पूछूँ आपसे, तो ये 6 लिखूँगा। अब 6 के बाद दशमलव 1 2 कितने अंक बाद है, कुछ नहीं लिखा है, किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं लिखा है, तो वहाँ पे 1 लिखा रहता है, तो यहाँ पे 1 लिखा है ना। हाँ, अब मैं दशमलव मेरी 6 से पहले कितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, 6 से पहले 1 2, तो 2 अंक बाद ना, तो 2 0 बढ़ा दो, तो मेरा क्या दशमलव 4 का स्थानीय मान 4 बट्टे 10 हो जाएगा, और 6 का स्थानीय मान पूछा जाएगा तो 6 बट्टे 100 हो जाएगा आपका। और मैं आपसे यहाँ कहूँ कि 225.71, इसका मुझे दोस्तों 1 का स्थानीय मान बताइए, 1 का दशमलव के बाद में 225.71 का, तो 1 का मैं दशमलव स्थानीय मान पूछ रहा हूँ, तो आप कैसे लिखेंगे, मैंने कहा ये इसका 10वां भाग है, और वो कौन सा भाग हो जाएगा, मैंने कहा 1 तो लिखा ही लिखा है, तो कौन सा भाग है ये, 100 माना, तो 100 भाग हो जाएगा, तो ये इसका स्थानीय मान हो जाएगा कितना, 1/100, इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा दोस्तों। आई होप समझ गए होंगे आप। तो ये दशमलव स्थानीय मान, साधारण वाला स्थानीय मान हो गया, दशमलव वाला स्थानीय मान हो गया। अब ये अंकित मान क्या होता है, इसी में पूछा जाता है दोस्तों, दशमलव संख्या और साधारण स्थानीय मान, है ना। अब इसमें स्थानीय मान अंकित मान, स्थानीय मान अंकित मान पूछा, स्थानीय मान और अंकित मान का ऐसे पूछे जाते हैं कि संख्या दे रखी होगी, उसका स्थानीय मान निकाल के और उसके अंकित मान, स्थानीय मान अंकित मान का योग बताइए। जैसे यहाँ पे मैं कहूँ अंकित मान क्या है, अंकित मान क्या होता है, जिस स्थान, जैसे मैं यहाँ पे आप ये 576 लिखूँ, अब मैं कहूँ कि 7 का अंकित मान क्या है, तो जिस स्थान पे संख्या बैठी है वही उसका अंकित मान है। ये कौन से स्थान पे, दूसरे स्थान पे ना, तो इसका 7 वही जिस जो संख्या है वही उसका अंकित मान हो जाएगा। 7 है ना, तो 7 ही उसका अंकित मान है, स्थानीय मान नहीं स्थानीय मान बदलता है लेकिन अंकित मान नहीं बदलता है। जैसे मैं कहूँ 5 का अंकित मान क्या है, तो 5 स्वयं ही अंकित मान हो जाएगा 5। आई होप समझ गए होंगे। तो मैं ये इरेज कर रहा हूँ, अगली हेडिंग हो जाएगी आपकी इसमें दोस्तों, अगली हेडिंग में इसमें देख रहा हूँ, स्थानीय मान हो गया, अंकित मान हो गया, ये विस्तारित रूप क्या होता है, अगला है दोस्तों विस्तारित रूप। इसे मैं साफ कर रहा हूँ। एक्सपेंडेड फॉर्म, विस्तारित रूप, जो हमारी संख्याएं जो दोस्तों लिखी होती हैं, मैं कहूँ ये 12, क्या ये विस्तृत रूप में लिखी हुई है, नहीं, ये संक्षिप्त रूप में लिखी हुई है, छोटे रूप में।
इसका विस्तारित रूप कैसे होगा? जैसे ये 1 लिखा है ना, इसका पहले 10 पहले लिखेंगे, 1 लिख लिया, 1 के बाद में कितना अंक है? 1 अंक है तो 1 0, इसका 2 2, तो इसका किस क्या हो जाएगा? ये इसका विस्तारित रूप हो जाएगा, विस्तृत रूप में लिखना। जैसे मैं कहूँ 125, 125 का विस्तृत रूप क्या होगा? 1 लिखेंगे, 1 के पीछे कितने अंक है उतने 0 लगा दो, प्लस 1 पे पहुंचे और उसके बाद में कितने पे पहुंचे? 2 पे पहुंचे, 2 लिखा, 2 के पीछे कितने अंक है? 1 अंक है, 1 0 लगा दो, फिर उससे 5 पहुंचे, प्लस 5 लिख देंगे। तो मेरा ये क्या हो गया? ये इसका विस्तारित रूप हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। आगे मैं कहूँ 4536, इसका विस्तारित रूप कैसे लिखेंगे? 4 लिखा मैंने, 4 के पीछे कितने अंक है? 3 अंक है तो 3 0। यहाँ 5 लिखा है तो 5 लिख लो, 5 के पीछे कितने अंक है? 2 अंक है तो 2 0। 3 लिखा प्लस 3 लिखो, 3 के पीछे कितने अंक है? 1 अंक है तो 1 0, फिर 6 लिख दो। क्या 6 के पीछे कोई अंक है? नहीं है तो वही छोड़ दो। क्या हो गया मेरा? ये विस्तारित रूप हो गया, है ना दोस्तों। अब मैं एक आपसे ये आपको दे रहा हूँ 5921, इसका विस्तारित रूप आप निकाल के बताइए कि क्या होगा, कैसे निकाला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये आपकी ये भी हेडिंग पूरी कंप्लीट होती है। अब होता है आरोही क्रम, क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है दोस्तों। अगली हेडिंग है इसमें, आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, मतलब जैसे मैं आरोही क्रम की अगर बात करूं कि आरोही क्रम के आप क्या क्या चीज़ देखते हैं अपने दैनिक जीवन में, तो आप सभी के पास में आजकल मोबाइल सबके पास में मिलते हैं, तो आप जो टावर देखते हैं, जो सिम में जो टावर आते हैं वो किस प्रकार के क्रम में होते हैं? वो आरोही के क्रम में होते हैं, छोटे से बड़े के क्रम में होते हैं दोस्तों। कैसे क्रम में होते हैं? छोटे से बड़े के क्रम में लिखे होते हैं। अब संख्याओं की बात करें कि संख्याओं में आप कैसे पहचानेंगे कि ये आरोही क्रम में लिखा है कि किस क्रम में है। तो जैसे मैं कहूँ कि वे संख्याएं जो छोटे से बड़े क्रम में सजाई जाती हैं उन्हें आरोही क्रम में कहा जाता है। संख्या इधर उधर दे रखी होंगी, आपको छोटे से बड़े के क्रम में सजाना होगा, है ना। जैसे हम प्रेयर स्तर में बच्चों को खड़े करते हैं कि पहले छोटा बच्चा, उससे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, है ना। तो ये आपका आरोही क्रम होता है। हम संख्याओं में समझते हैं कि कोई संख्या दे रखी है मुझे, इसको आरोही क्रम में सजाना है। जैसे 15, 17, 10, 9, 18, ये 25 और ये 5, ये संख्याएं दे रखी हैं मेरी। इन संख्याओं को आरोही क्रम में सजाना है, तो आपको सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यहाँ पे छोटी संख्या को मार्क कर लेना। 5 है तो 5 लिख लिया। उससे बड़ी कौन सी संख्या है? 5 से बड़ा 9 है मेरा, तो 9 लिख लिया। दोस्तों आप इसमें टिक लगाते जाइए, जिससे कि हमें उस संख्या को, मेरा टाइम नहीं खराब होगा संख्याओं को पहचानने में, है ना। 9 से बड़ा क्या है? 10 है मेरा, 10 पे टिक कर लिया। 10 से बड़ा क्या है? आप 10 से बड़ा है मेरा 15, तो 15 लिख लिया। 15 के बाद में कौन सा बड़ा है मेरा? 17, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 15, यहाँ पे 17 आएगा। यहाँ पे उससे 17 से बड़ा क्या है आपका? 18, 18 से बड़ा क्या है? 25। ये मेरी संख्याओं में आरोही क्रम हो गया। अब मैं आपसे ये कहूँ अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, है ना, बड़े से छोटे के क्रम। मैं संख्या लिखता हूँ आपके सामने कि अवरोही क्रम क्या है। जैसे मैं 101, 375, 360 लिख देता हूँ, ये 426, ये 99, ये 97 और ये 05, है ना। यहाँ पे अब आपको संख्याओं पहचानना है कि अवरोही क्रम क्या है।
अवरोही क्रम में संख्या को लिखना है। तो हम पहचानेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें 426 बड़ी संख्या है ना, तो 426 लिख लिया मैंने। उससे छोटी संख्या कौन सी है, 426 से छोटी संख्या 360 है, 360 लिख लिया। 360 से छोटी संख्या कौन सी है, 101 है, 101 लिख लिया। उसके बाद में कौन सी छोटी है, 101 से कौन सी छोटी है, 99 है, 99 लिख लिया मैंने। उसके बाद में 97 है, उसके बाद में कितना है, 5 है ना। तो मेरा ये आरोही क्रम हो गया, अवरोही क्रम हो गया। तो अगला दोस्तों, इसमें एक प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, जिसे चलिए दोस्तों वो भी समझ लेते हैं। कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है ना। ये बड़ा का निशान है, ये छोटे का निशान है मेरा दोस्तों। अब हम समझते हैं कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। मैं संख्या आपके सामने लिख रहा हूँ, उसका आपको पहचानना होगा। उसके बाद में आपको उसी तरफ जो संख्या बड़ी होगी उस तरफ मुंह खोल देना है आपको। जैसे मैं कहूँ ये 4, ये 3, ये 7, ये 6, ये आपको मैं 10, ये 9, ये 6, ये 2। इसमें आपको दोस्तों, मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, है ना। इसमें आपको बतानी है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें पहले बताइए बड़ी संख्या कौन सी है, ये बड़ी है ना, इसकी तरफ मुंह खोल दिया। इसमें बताइए इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसकी तरफ मुंह खोल दिया। इसमें बताइए कौन सी बड़ी संख्या है, इसकी तरफ मुंह खोल दिया। अब जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ मुंह खोल देते हैं। समझ गए होंगे बड़ी और छोटे को किस प्रकार पहचानना है, ठीक है ना दोस्तों। हाँ, ये बड़ी छोटा का क्रम हो गया मेरा। तो आपको दोस्तों यहाँ पे मैं आपके लिए इसमें अभ्यास दे रखा है। इस अभ्यास से आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, उसका आपको अभ्यास करना है दोस्तों। इसका तीसरे, ये 3 का दे रखा है, 3 का ये प्रश्न संख्या आपकी गणित ज्ञान है। गणित ज्ञान के प्रश्न संख्या 16 के प्रश्न नंबर 3 के का है। इसको विस्तारित रूप लिखना है दोस्तों। क्या लिखना है, विस्तारित रूप, विस्तारित रूप, है ना। विस्तारित रूप लिखना है 39, 54, 32। इसका विस्तारित लिखिए आप दोस्तों। हमने बताया किस प्रकार विस्तार से लिखा जाता है कि 3 लिखा है, संख्या मैंने 3 ली, 3 के पीछे कितने अंक है, अंक देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5, 5 अंक है ना, तो 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5। फिर किसका नंबर आया, 3 का नंबर हो गया, 9 आया। 9 के पीछे कितने अंक है, 4 अंक, तो 4 जीरो लगा लो। फिर 5 का नंबर आया, 5 के पीछे कितने अंक है, 3 ना, तो 3 जीरो। फिर 4 के पीछे कितने अंक है, 2, तो 2 जीरो लगा लो। फिर 3 का नंबर आ गया, 3 के पीछे कितने अंक है, 1, 1 जीरो। 2 के पीछे, फिर 2 का नंबर आया, 2 के पीछे कोई अंक है नहीं है, तो वो 2 को छोड़ दो, ये इसका विस्तार शुरू हो जाएगा। फिर मैंने इसका 1 करा दिया है। उसके बाद में हाँ, ये दोस्तों आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे ये 5वां प्रश्न का ये का नंबर करा रहा हूँ मैं। 5वें प्रश्न का का नंबर है कि इसमें 96 54 876, 96 54 876। मैं दोस्तों एक एक प्रश्न कराऊंगा, अब आप अभ्यास कर सकते हैं अपने बुक से। इसमें आपको 9 का स्थानीय मान पूछ रहा है दोस्तों, इसका स्थानीय मान पूछा जा रहा है। किसका, इसका स्थानीय 9 का स्थानीय मान पूछा जा रहा है। तो मैंने स्थानीय मान आपको सिखाया कि किस प्रकार इसका स्थानीय मान निकालते हैं। तो ये 9 लिख लिया मैंने दोस्तों, कितना लिख लिया, 9 के पीछे कितने अंक है, उतने जीरो लगा दो यहाँ पे, स्थानीय मान निकल के आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6,
तो 6 जीरो लगा दो, ये मेरा 9 का स्थानीय मान हो गया, है ना। हाँ अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें संख्याओं के बीच में बड़ा या छोटा का चिन्ह लगाना है। कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है, अभी दोस्तों सिखाए हैं, हेडिंग बताई थी ना, उसका अगला प्रश्न ही है आपका ये छठे का मैं का लिख रहा हूँ इसमें। छठे का है आपका 81, 59, 632। इसमें आपको दोस्तों भरना है कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है। 98, 98, 65, 98, 65, 43, 21। यहाँ दोस्तों मुझे इस अंकों को गिन लेना है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 2 4 7, 2 4 6, इसमें 8। अब मैंने यहाँ पे 7 अंक की संख्या, यहाँ 8 अंक की संख्या, 8 अंक की संख्या है, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, 8 की या 7 की। तो आप जानते होंगे कि आज जितनी बड़े अंक की संख्या होगी वो बड़ी संख्या होगी, है ना। तो यहाँ पे किधर इसमें पूछा जा रहा है कि बड़ा कौन सा है, तो आप बड़े की तरफ निशान लगा दीजिए, समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या कितनी होती है, 3 अंक की संख्या कितने की होती है, और 4 अंक की संख्या 1000 में बनती है। 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की सैकड़े में, 4 अंक की 1000 में, 5 अंक की 10,000, 5 अंक की कितने में बनती है दोस्तों, 10,000 में, और 6 अंक की संख्या 1 लाख में, और 7 अंक की 10 लाख में, और 8 अंक की करोड़ में बन जाती है ना। तो यहाँ पे ये 7 अंक की है, ये 8 अंक की है, तो 8 अंक यहाँ पे 9 करोड़ हो जाएंगे ना। हाँ, इस प्रकार आपसे एक प्रश्न और मैं दोस्तों इसमें कराऊंगा, वो आप मुझे समझाना पड़ेगा, वो मैंने इसमें समझाया नहीं है, तो वो भी मैं समझने की कोशिश करता हूँ। कि पूछा जाता है आपसे, ये 7वां प्रश्न ऐसे ही मैं समझा दे रहा हूँ दोस्तों। 7 का है, ये 7 का दे रखा है इसमें के 0 0 सॉरी 1 0 2 5 9 8 7 3, इसमें दोस्तों कॉमा लगे हुए हैं सभी संख्याओं में। इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे इन अंक दे रखे हुए हैं मेरे, इनमें सबसे बड़े संख्या, इन अंकों से मिलने वाली सबसे बड़ी अंकों की संख्या कौन सी बनेगी और सबसे छोटे अंकों की संख्या कौन सी बनेगी। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अलग इसका टॉपिक नहीं बताया था मैंने, आप वो समझते हम लोग कि कुछ अंक दे रखे होंगे आपको, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि बड़ी संख्या कौन सी बनेगी या छोटी संख्या। जैसे मैं यहाँ पे समझो 1, 2, 0, 7, ये 4 अंक दे रखे मेरे, 4 अंकों से मिला के सबसे बड़े अंकों की संख्या कौन सी बनेगी। तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे ए ऑप्शन है मेरा 1 2 0 7, यहाँ पे बी ऑप्शन है मेरा 2 2 0 1 7 2 0 1 7, आगे सी ऑप्शन है मेरा 0 2 1 2 1 7, यहाँ पे डी ऑप्शन है मेरा 7। अच्छा, सबसे बड़े अंकों की संख्या पूछना है तो हाँ, तो 7 2 1 0। तो आप इसमें दोस्तों बताइए मुझे कि सबसे बड़े अंकों की संख्या कौन सी है, इन अंकों से मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आपको बताना होगा। ये है, ये है, ये है, ये है, तो आप बता देंगे कि इसमें कौन सी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी 7210। यहाँ पे ये 1207 लिखा है, या 2017 लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है, ये 217 लिखा है दोस्तों। यहाँ पे अब आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी संख्या, अब यहाँ पे मैं ऊपर लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे छोटी संख्या, छोटी संख्या आप कैसे बनाएंगे, मैंने यही अंक को यूज करके सबसे छोटी संख्या बनानी है, सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ भी ऑप्शन देता हूँ दोस्तों। सबसे छोटी बनानी है दोस्तों 1 2 7
ये मेरा ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है, ये डी है।